1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो हम लोग तो घर पे बैठे होते हैं, हमें तो नहीं पता, मतलब आप डेथ से एक बुलेट दूर हो बस, जो कहीं से भी आ सकती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो आपने बताया आपके ग्रैंडफादर भी फौज में थे। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे कि वो हरि सिंह नलवा की फौज में थे। अच्छा। तो वो जमरौद के किले में शहीद हुए थे। कहीं ना कहीं क्या इंडिपेंडेंस का आपको लगता है कि वो फुल फ्लेजेड हमें जो खुश होना चाहिए वो खुशी नहीं मिली? खुशी नहीं मिली उसकी, क्योंकि लोग जो हैं जो बिल्कुल फैमिलीज तबाह हो गई। हमारा तो थोड़ा सा कुछ इनकन्वीनियंस हो जाता है, हम लोग शुरू हो जाते हैं, हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो एक सोल्जर की मेंटल स्ट्रेंथ मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी बहुत स्ट्रांग होती है इच्छा, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ। आपने आर्मी में एक बहुत बड़ी चीज लेकर आया था, बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी। व्यूअर्स ने सबने सुना होगा, हम स्पोर्ट्स के अंदर कहते हैं कैच देम यंग। एक आपने मेरे को इंसिडेंट बताया था जिसमें आप अपने एक ऑफिसर की डेड बॉडी लेकर आए थे। यस, वो ऐसा था कि हम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जब भी हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि पार्टीशन, जो सोल्जर्स ने लाइफ दी हमें इंडिपेंडेंट करने के लिए, और आजकल नेशनैलिटी स्पोर्ट्स के थ्रू भी हमें बहुत फील होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक ऐसे इंसान है जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरदीप सिंह संधू जी, जिन्होंने छोटे होते पार्टीशन भी देखा, 65 वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, and he has been into sports also. He is a 2 times national decathlon champion, पंजाब स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर, और उन्होंने आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स को और आगे करने के लिए बॉय स्पोर्ट्स कंपनी भी चालू करी, एंड ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो आइए उनसे उनकी स्टोरीज जानते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होते हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेयर। सर, आप पार्टीशन के टाइम यू वर 7 years old? यस। तो आपको याद है आप कैसे आए थे, क्योंकि आप पाकिस्तान बेस्ड हो आपने बताया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ से आने का और सब कैसा था उस समय? मैं उस वक़्त जैसे आपने बताया 7 years old था, और ये जैसे बताते हैं कि 14 अगस्त को ये रात को 1947 में अनाउंस हुआ इंडिया पाकिस्तान का ये बंटवारा। तो नेक्स्ट डे ही ये मार धाड़ शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता, और ये हुआ कि सब ने, ये जो हिंदूज़ और सिख हैं, इन्होंने इंडिया में जाना है, और ये इंडिया जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया है, और ये उन्होंने जाना है। ये हमने खबर सुनी तो सब घरों में, लोगों के घरों में हलचल मच गई कि ये कैसे होगा। तो उस वक़्त जैसे कुछ तैयारी करनी शुरू कर दी लोगों ने कि जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं लोगों को। तो जो उधर कुछ दोस्त भी थे, फैमिली फ्रेंड्स भी थे, मुस्लिम्स अच्छे थे, तो वो कहते थे कि नहीं आप इधर रह जाओ, उधर मत जाओ। अच्छा। जैसे मेरे फादर जो थे वो हमारे गांव के लंबरदार थे। ओके। ये हमारा गांव जो था चौथी चक जनूबी उसको बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में। अच्छा। तो हमारे 35 चक के जो मुसलमान लंबरदार थे उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, तो वो उनको कहते थे कि आप यहाँ रह जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो लेकिन ये चला कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बीत गए कि ये जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। तो ये आप तैयारी करनी शुरू कर दी लोगों ने। तो उस वक़्त ये कि कैसे जाएंगे, ये था कैसे जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, और घर किसको छोड़कर जाएंगे, और ये सारी प्रॉब्लम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। तो हमने भी, हमारा अच्छा था, उधर अच्छे वेल टू डू फैमिली में से थे। हमारी तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन थी। अच्छा। फादर नंबरदार थे, तो घोड़ियाँ रखी हुई थी, हॉर्सेस रखे हुए थे,
और बहुत अच्छा सेटअप था। तो ये हुआ कि मैं आपको जैसे बोला कि फाजिल नंबरदार थे, तो उनके साथ जो चौकीदार था, मेरे को याद है अभी भी नाम उनका, उसका उमरदीन नाम था। अच्छा। उमरदीन। तो जो हमारे साथ काम करता था मेरे ब्रदर के साथ, तो उसका नाम गुलाम मोहम्मद था। तो ये मेरे को भी उनके नाम याद हैं। तो ये जब ये सारी शुरू होगी, रौला शुरू हो गया ऐसे कि सब ने जाना है, तो फिर आफ्टर सम टाइम कि हमारे साथ ही ये बोला कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये शोर मच गया। तो ये बोला कि सरगोदा और लायलपुर, अभी उसको फैसलाबाद कहते हैं लायलपुर को। अच्छा। तो ये इन दोनों ज़िलों का काफ़िला जो है वो जाएगा, और जाएंगे बैलगाड़ी के ऊपर जाएंगे। जिनके पास जो बहुत जानकार थे जाने वाले, कईयों ने ट्रक कर लिए। अच्छा। तो लेकिन ये आम लोगों ने ज़्यादा ट्रक नहीं किए कि ट्रक को रास्ते में किलिंग वगैरह होगी, मार देंगे, रोक लेंगे। तो बेटर है, फैसला किया फैमिली ने कि बैलगाड़ी के अंदर जाए। अच्छा। तो 2 बैलगाड़ी, आप अंदाज़ा लगाओ, 2 ज़िलों का बैलगाड़ी का काफ़िला जो है बहुत लंबा था, 2-3 हज़ार बैलगाड़ी और इतना लंबा कारवान। तो अच्छा। वो ऐसे चला। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ कि हम कैसे, जो व्यूअर्स के लिए जिनको नहीं पता, कि हम जो हैं ये उधर चौथी चक जनूबी में सरगोदा में गए कैसे। हमारी जो पुरखे थे, इंसेस्टर्स, वो रहने वाले थे लाहौर के। अच्छा। हाँ, पीछे लाहौर में रहने वाले थे। ये मेरे को पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि मैंने अपने ग्रैंडफादर का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ़ौज का देखा। उसमें लिखा हुआ था कि वो 1880 में फ़ौज में भर्ती हुए, 20 साल की एज में, और वो लाहौर के गांव सादों के गांव था हमारा, जिसमें से वो जाकर, उसका गांव लिखा हुआ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में कि वो गांव से जाकर अंबाला में भर्ती हुए फ़ौज में। अच्छा। yes. और वो फिर उसके बाद वो दफेदार, कोट दफेदार रिटायर हुए फ़ौज से 1904 में। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि ये सरगोदा में कैसे गए। तो यहाँ से उन दिनों में ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी थी, कि जो हैं ये हॉर्से चाहिए होते थे फ़ौज के लिए। हाँ। कवेलरी रेजिमेंट्स के लिए हॉर्सेस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि ये सरगोदा और लायलपुर की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन थी। दोज हू आर गुड एग्रीकल्चरिस्ट, और वो घोड़ी पाल हैं, हॉर्स ब्रीडर्स हैं, उनको निकाला, उनको ये ऑप्शन दी, अगर आप जाना चाहते हो सरगोदा लाहौर में, तो सरगोदा और लायलपुर में, तो आप जा सकते हो। तो हमारे पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने डिसाइड किया कि चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ फिर आकर यहाँ पर ये हौरी आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुए। 1800 आप लगा लीजिए, 1890 में, समथिंग लाइक दैट, उनमें तो वो आकर सरगोदा लायलपुर में सेटल हो गए। अच्छा। तो ये इस तरह की थी। इस तरह हमारे पास इधर भी एग्रीकल्चर लैंड अच्छी दे दी और घोड़े दे दिए पालने के लिए। तो घोड़े थे रखे हुए घर में, और वो अस्तबल था। तो इट वाज ए वेल सेटअप वी वर। एंड फादर, जैसे मैंने बताया, नंबरदार थे। उनसे पहले मेरे ग्रैंडफादर नंबरदार थे, क्योंकि वो रिटायर होके जब आए 1904 में, तो वो भी नंबरदार उनको बना दिया। अच्छा। क्योंकि फौजी थे। तो उसके बाद उनके बाद ये हमारे फादर को नंबरदार बना दिया। अच्छा। तो ये हम ऐसे रहे 47 तक, ऐसे खेती बाड़ी करते रहे। अच्छा, एवरीथिंग वाज वेल टू डू टिल सच टाइम ये 47 का ये हुआ। तो ये है कि ये बताऊं कि इट वाज ए वेरी टर्मोइल, एंड इट वाज ए वेरी सच ए सिचुएशन आई कांट एक्सप्लेन। इट वाज ए मास माइग्रेशन in history, approximately 14 million people were uprooted. Yes. During this migration, and nearly 3 million people
were killed or in violence or suicides and killings. It was a traumatic, it was a बहुत ज़्यादा ये आज़ादी होगी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि उनके लिए आज़ादी का देखो जिनकी टोटल फैमिलीज वर ruined and finished and nothing left. तो ये हमें वहाँ पर जब वहाँ से चले तो हमने भी बैलगाड़ी ली, उसके अंदर कुछ बेड्स रख लिए फैमिली के मुताबिक, 2 मटके रख लिए, पानी के लिए, रास्ते के लिए आटा रख लिया। तो काफ़िले के साथ वहाँ पर आस्ता आस्ता जैसे काफ़िला निकला तो 1-2 महीने के अंदर अंदर ये शुरू हुआ। तो चलते 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 रास्ते में कंडीशंस वर वेरी बैड। इतनी देर को पता चल गया कि वायलेंस ज़्यादा शुरू हो गया, किलिंग्स शुरू हो गई हैं, लूट मार शुरू हो गई है। तो ये लूट के साथ किलिंग्स भी होती। तो जैसे ये काफ़िला चला तो रास्ते में ये पता चलता था जो पीछे रह जाते थे बैलगाड़ी वाले तो वो रोक लेते थे और उनको लूट लेते थे तो मार देते थे। तो इसलिए लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी वाले फैमिलीज रात रात को आगे ले जाते थे अपनी बैलगाड़ी ताकि वो पीछे रह गए तो पकड़े नहीं जाए। तो रास्ते में और ये था कि जिस वक्त के भूख भी लगती थी, कईयों के आटा ख़त्म हो गया, वो कहाँ जाएं कहाँ खाएं। तो रास्ते में ये बोला कि पानी ख़त्म हो गया, जाओ भागो पानी लेकर आओ। कुओं में लाशें थीं। तो ये जो है कैनाल्स जो हैं, कैनाल्स के अंदर लाशें थीं कि कैनाल आ रही है, भागो पानी लेकर आओ, भागो। लोग भागते थे पानी। तो ये इस तरह की कंडीशन थी, बहुत कंडीशन के साथ। तो 2 महीने के अंदर करते 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 तो पहुँचे, इंडिया में पहुँचे। तो अमृतसर में खालड़ा जगह है। 2 महीने लग गए आपको? 2 महीने अप्रोक्सीमेटली लग गए। तो खालड़ा जगह है तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर पूरा काफिला इंडिया में एंटर हुआ। तो ये छोटी सी में है कि कैसे कैसे हम वहाँ से निकले थे आए। पार्टीशन बहुत हैवी कॉस्ट पे ही मिली है। इट वाज ए मास, हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस, सॉरी, हिस्ट्री में ये मास माइग्रेशन है। हाँ, इट वाज बहुत। तो अगर हम ऐसे बोले कि हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, ठीक है हमें मिली, हम बहुत खुश हुए, बट बिकॉज ऑफ पार्टीशन कहीं ना कहीं क्या इंडिपेंडेंस का आपको लगता है कि वो फुल फ्लेजेड हमें जो खुश होना चाहिए वो खुशी नहीं मिली? वो खुशी नहीं मिली इन द सेंस नहीं मिली, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, खुशी नहीं मिली उसकी, क्योंकि लोग जो हैं जो बिल्कुल फैमिलीज तबाह हो गई, जिनके बच्चे मारे गए, जिनको घर बार छोड़कर आ गए, आगे पता नहीं, फ्यूचर का पता ही नहीं, फियर है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। तो उनके लिए तो मेरे को बहुत देर तक नहीं, वो कई साल तक नहीं वो सेटल हुए। तो वो बिल्कुल तबाह हो गए, फैमिलीज तबाह हो गई। उनके लिए आज़ादी का मतलब आई डोंट नो कि व्हाट टू होगी। आज़ादी बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने बड़े हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उनको ज़्यादा होगा दुख जिनकी फैमिलियों को बहुत। जैसे मैं बताता हूँ, हम आए वहाँ से तो हम 1-2 साल हम रिलेटिव्स के पास रहे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद के हम चले गए कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर जो लाहौर से आए हुए थे हमारे पुराने बरादरी वाले, तो वो वहाँ पर आकर ठहरे हुए थे। तो उनके पास रहे 2-3 साल, 3-4 साल वहाँ पर रहे उनके पास। फिर भी पता नहीं कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। ये गांव जो थे ये मुसलमानों के गांव थे। अच्छा। जब वो पाकिस्तान चले गए थे तो वो लोग उन गांव में, उन घरों में रहे, वो ज़मीनें थीं उसी तरह आकर रहे। अच्छा। तो वो वहाँ पर रहे, फिर नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसे। फिर पता चला कि ज़मीन आपको वहाँ लाट हो रही है, कंसोलिडेशन शुरू हो गई, सेटल करने शुरू हो गए। फिर हमें आकर श्री मुक्तसर साहब में मलोट में ज़मीन अलाट हुई।
अच्छा। ये पहले ये था फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर में था, फिर फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में आया, फिर अभी ये वो है, वो गांव जो है श्री मुक्तसर साहब मलोट में गांव आता है, जहाँ पर हमें ज़मीन अलाट हुई 1953 के लगभग। हाँ अच्छा। हाँ, 5-6 साल लग गए 6 साल कि लग कहाँ गए। जाना है, किधर जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ। तो ये है, इतनी देर रिलेटिव नहीं आपको रखते। नहीं रखते। तो ये बहुत, मैं तो छोटा था, मेरे को कि कहाँ स्कूल, मेरे को स्कूल में डाला, अमृतसर में पहले स्कूल में डाला, जाते थे 2-3-4 किलोमीटर, पहली जमात में डाला, उसके बाद पहली दूसरी जमात में वहाँ पढ़े, फिर हम कपूरथला में आ गए, फिर कपूरथला में आकर वहाँ पर एक स्कूल में डाला, तो उस स्कूल में 3-4 साल रहे, फिर अनदर स्कूल में डाला। तो गांव वाले स्कूल जैसे होते हैं, तप्पड़ वाले स्कूल हैं, टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज। तो वहाँ से फिर हम आकर जिस वक्त आए मलोट में आए, फिर यहाँ पर स्कूल में गए, तो ये कोई वहाँ पर क्यों साधन नहीं था आने जाने का। तो उस वक्त कहते जी गांव में एक टांगा है, घोड़े वाला टांगा है, वो जाता है, वो पता नहीं कब जाता है, उसकी मर्जी है। तो एक बस चलती है, वो भी पता नहीं कि बस आती है कब आएगी नहीं आएगी। तो फिर मैं मलोट के स्कूल में मेरे को डाला। अच्छा। तो मैं वहाँ से गांव से सैंड ड्यून टिब्बे थे, उनके अंदर सड़क से जाना दूर था, तो सीधा स्टेट डेजर्ट में जाकर तो स्कूल में जाते थे, आते थे, 7-8 किलोमीटर था। तो फिर थोड़ा सा इट वाज डिफ़िकल्ट। फिर लेटर ऑन ऑफ कोर्स मैं 9th में मैं चला गया, ये मोगा स्कूल में मेरे को डाल दिया। अच्छा। और हॉस्टल में रहने लग गया। दिस इज हाउ छोटे से मैं आपको ये पुरानी। आप कभी वापस गए पाकिस्तान घर अपने? पाकिस्तान में बड़ा दिल करता था कि जाऊं, और सभी का करता है कि अपना बर्थ प्लेस देखें, लेकिन वो ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं जा सका, फौजी था, तो वो थोड़ा सा अवॉइड किया कि। ठीक है। हाँ। तो आपने बताया आपके ग्रैंडफादर भी फौज में थे, तो आपको बचपन से था कि मेरे को फौजी बनना है, या कैसे आपने आर्मी ज्वाइन करने का कैसे डिसाइड किया? इच्छा ऐसा है कि पूरी फैमिली फौजी फैमिली है। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था सरदार हरदयाल सिंह। ओके। वो मेरे फादर बताते थे ये स्टोरी कि उनके वो ग्रैंडफादर हुए। वो कहते कि वो हरि सिंह नलवा की फौज में थे। अच्छा। तो वो जमरौद के किले में शहीद हुए थे, जो लास्ट वॉर थी। हाँ, हरि सिंह नलवा यस यस। तो वो उनकी हरि सिंह नलवा की फौज में थे और जमरौद के किले में वो शहीद हुए थे। तो उनका आगे बेटा हुआ मेरा ग्रैंडफादर हैं, दफेदार नंद सिंह जो बने, तो वो 1980 में भर्ती हुए, फिर 1904 में रिटायर हुए, तो वो भी थे। मेरे फादर थोड़ी देर रहे फौज में, वो भी हुए, लेकिन वो क्योंकि ही वॉज द ओनली सन एंड ही वॉज टू लुक आफ्टर लैंड, तो बेसिकली तो फिर उन्होंने फौज छोड़ दी। हाँ, डिस्चार्ज लेकर वो गांव में ज़मीन वगैरह चौथी चक में अपनी देखनी शुरू कर दी। तो मेरे को ये, फिर मेरा ब्रदर भी रहा बड़ा फौज में। अच्छा। हाँ, उसने भी फौज ज्वाइन की, मेरे से थोड़ा सा एल्डर था। मैं कॉलेज में पढ़ने लग गया, कॉलेज में था, तो मैं उसको भी देखता था। ग्रेट ग्रैंडफादर फौज में है, ग्रैंडफादर फौज में है, फादर थोड़ी देर रहा, ब्रदर फौज में है। तो मेरे को थोड़ा था कि ये फौजी बनना है, बहुत अच्छी है। और वो सुनते थे भी कि सब नौकरी में से फौज की नौकरी बहुत बढ़िया है। तो मैं ये शुरू में मेरे को था, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो समझ नहीं आती थी कि कैसे फौज में जाऊं। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पटियाला से, तो उस वक्त मेरे को किसी ने एडवाइज़ किया कि 1962 वार के बाद काफ़ी सारी ये फौज में शुरू होगी भर्ती। अच्छा। क्योंकि बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी 62 वार में। तो आप आई शुड अप्लाई फॉर कमीशन। तो आई मे गेट कमीशन, आई एम एजुकेटेड। और ये थी बात कि मैं 1963 में मैं इंडिया चैम्पियन था डिकैथन का, 63 में। तो इंडिया चैम्पियन था, तो मैं
अच्छा, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया आप तो स्पोर्ट्समैन हो, फुटबॉलर हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो आप ट्राई करो फौज में जा सकते हो। तो मैंने ऐसे ट्राई किया, मैं अप्लाई किया कैजुअली, जैसे वो नॉट वेरी सीरियसली। तो मैं पहली इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, वहाँ से मेरे को दूसरी इंटरव्यू में मेरिट भेजा, मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट सेलेक्टेड एंड लेटर वेंट फॉर ट्रेनिंग इन OTS पुणे इन 1963। हाँ, तो ये मेरा छोटा सा स्पोर्ट्स कैरियर। स्पोर्ट्स का मेरे को इसका काफ़ी शौक था। तो आप ये पूछेंगे, मैं कॉलेज डेज में मैं फुटबॉल प्लेयर था और एथलीट था। लेकिन उससे पहले मेरे को कबड्डी का बड़ा शौक था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज पढ़ता रहा, तो मेरे को ये गांव वाली कबड्डी, नॉट ये जो है ना एक को सभी पकड़ते हैं, आपने देखी होगी। हाँ जी, ये भी ये है नेशनल स्टाइल कबड्डी। तो उस वक्त गांव में कोई ऐसा नहीं होता, ओपन होती है मेलों में। हाँ, मेलों में। तो वो कबड्डी बहुत खेली। अच्छा। तो अच्छे फिट थे, तगड़े थे। जब छुट्टी आना फिर गांव में भी कबड्डी खेलनी। तो साथ साथ फुटबॉल का भी शौक था। कॉलेज में फुटबॉल भी हो गया, एथलेटिक्स भी हो गया। तो जब मैं हुआ 1962 में, तो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इंडिया का कैंप लगा था पटियाला में। ठीक है। 62 एशियन गेम्स के लिए कैंप चालू था। तो वहाँ पर एग्जीबिशन मैच खेलना था अगेंस्ट इंडिया टीम, इंडिया कैंपर्स। कौन से स्पोर्ट में? फुटबॉल में। फुटबॉल, ठीक है। तो खेलना था, तो मैं भी सिलेक्ट हो गया टू प्ले दैट एग्जीबिशन मैच। आई वाज फुटबॉलर। तो मैं बहुत अच्छा खेला उसके अंदर। तो मेरे को नेशनल कोच, ही वाज ए ब्रिटिशर हु वाज इन इंडिया ट्रेनिंग इंडियन टीम इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। तो मेरे को उसने बोला कि यू आर वेरी गुड एंड यू जॉइन नेशनल कैंप। दो आई वाज नॉट ओरिजिनल इन द लिस्ट ऑफ कैंपर्स। तो मैं नेशनल कैंप में मैं ज्वाइन किया। अच्छा था। तो मेरे को उस वक्त के बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो थे, चूनी गोस्वामी था, PK बैनर्जी था, सरदार जरनैल सिंह था, ये बड़े फेमस प्लेयर थे। तो मेरे को जरनैल सिंह ने बोला कि आप पढ़ाई छोड़ दो, तो आप फुटबॉल आ जाओ। तो आपको मैं मोहन बगान क्लब ज्वाइन करा देता हूँ। ये मोहन बगान क्लब के मेंबर थे। मैं बताता हूँ, पटियाला में 3 बहुत बड़ी क्लब्स हैं फुटबॉल की। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग। तो ये मोहन बगान के, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई करनी चाहता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं पढ़ता रहा ऐसे। तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को एडवाइस किया, ही वाज ए गुड स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ, एंड उसने मेरे को बोला कि फुटबॉल इज़ ए टीम गेम। तो ये इसमें सब्जेक्टिव सिलेक्शन होती है कई दफ़ा। तो आप यू आर ऑलराउंडर, तो आप एथलेटिक्स करो। तो एथलेटिक्स में इंडिविजुअल है, बिकॉज यू इफ यू आर गुड, यू आर गुड। करेक्ट। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एथलेटिक्स शुरू कर दिया। आई वाज ऑलरेडी कॉलेज डेज में वेरी गुड एथलीट। तो इस कॉलेज के अंदर भी मेरे को 3rd ईयर था। तो जब मैंने ये एथलेटिक्स शुरू की, तो फर्स्ट ईयर में पंजाब में फर्स्ट आ गया डिकैथलॉन इवेंट में। और सेम ईयर पंजाब की तरफ में नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, कि वहाँ भी मैं इंडिया चैम्पियन बन गया। तो उस वक्त हमारी टीम में बड़े अच्छे एथलीट थे। मिल्खा सिंह वाज मेंबर ऑफ द टीम। सरदार मिल्खा, फेमस सरदार मिल्खा सिंह वाज मेंबर ऑफ द टीम एंड ही टुक पार्ट इन 200-400 मीटर रेसेस। तो और भी बड़े नेशनल लेवल एथलीट थे। तो दिस हाउ मेरा एथलेटिक्स की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से मैं फौज में मेरे को थोड़ा मिल गया। हाँ। आप 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में आपने पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग तो घर पे बैठे होते हैं, हमें तो नहीं पता, बट वॉर के टाइम में कैसा माहौल होता है? क्योंकि आप मतलब आप डेथ से एक बुलेट दूर हो बस, जो कहीं से भी आ सकती है। एंड आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके कॉलीग्स का भी आपको नहीं पता वुड दे सर्वाइव या नो। तो कैसा माहौल होता है सर, मतलब जब आप बिल्कुल बैटल ग्राउंड में होते हो? तो ये ऐसी चीज़ें हैं
जो एक्सप्लेन नहीं की जाती। जो वार में है वही महसूस कर सकता है कि क्या है, नहीं तो जो घरों में बैठे हैं वो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ लेते हैं फलानी वार हुई, फलाने लड़े, ये हुआ, लेकिन दोज हू आर एक्चुअल वार दे नो व्हाट इज़ वार। तो मैं तो उस वक़्त मैं कोर्स किया था, कोर्स में था, पूना में मैं कोर्स करके तो छुट्टी काट रहा था। अच्छा। तो छुट्टी काट रहा था तो मेरे को टेलीग्राम आ गई कि लीव कैंसल्ड एंड रीजॉइन यूनिट 4th विद। तो मैं उसी दिन ही बोरी बिस्तरा बांधा, तो मैं यूनिट के लिए चल पड़ा। तो यहाँ से हमारे अभी आई डोंट नो, इट्स 1965, बहुत पीछे, तो ये पठानकोट से अफसर बस चलती थी। अच्छा। तो उसमें से हम जाते थे, जिन्होंने जाना है वैली में जाना है आगे, तो उस बस में ट्रैवल किया करते थे। तो पठानकोट में कैंप में रहते थे रात, वहाँ से दूसरे दिन अफसर बस चलती थी, उसका हाल्ट उधमपुर में होता था, उधमपुर में रात रहते थे, वहाँ फिर चलती थी श्रीनगर पहुँचती थी। अच्छा। हम श्रीनगर पहुँचे, मेरी उस वक्त यूनिट जो है उड़ी में थी। उड़ी आपने सुना होगा। हाँ। 2-3 इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो उड़ी में यूनिट थी, तो उतनी देर को यूनिट जो है ऑलरेडी हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। अच्छा। ऑलरेडी माहौल लड़ाई का बन चुका था और लड़ाई नतर डिक्लेयर भी हो चुकी थी। तो मैं यूनिट में पहुंचा, उतनी देर मेरे को पता चला कि यूनिटें जो हैं वो आगे मूव, हमारी कंपनी बटालियन आगे मूव कर गई है। तो मेरे को हुक्म मिला कि मैं फलानी कंपनी में जाकर रिपोर्ट करूं। मैं पहले बेस में अपने कैंप में जाते हैं, रियर में, वहाँ पर राशन दे दिया उन्होंने, ड्राई राशन दे देते हैं कुछ दिन का, क्योंकि फ्रेश राशन तो मिलता नहीं। हाँ। तो ड्राई राशन दे दिया और वेपन दे दिया सबको जो है। तो अपना पिट्ठू लेकर ब्लैंकेट दे देते हैं, आपका ब्लैंकेट है और ऐसा सामान लेकर, तो यू मार्च एंड यू मूव। आई जॉइंड माई कंपनी। तो मेरी कंपनी में एक और लेफ्टिनेंट थे, मैं भी लेफ्टिनेंट था। अच्छा। हम 2 लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने हमें किया। तो ऐसे फिर हम यूनिट में मूव हो गए। एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपने बोला कि उसका माहौल ऐसा है कि लोग तैयार हो जाते हैं, ये मोटिवेशन है। ये जवानों को ट्रेनिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, फौज के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग के अंदर इतना, हमारे एक सेइंग है, इफ़ यू स्वेट लॉट इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। यस। सो ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है। तो जब हम, सिंस वी वर ऑलरेडी इन फील्ड एरिया, यूनिट ऑलरेडी 64 में फील्ड एरिया में आ गई थी, तो फील्ड एरिया में थे तो ऑलरेडी वी वर, जवानों की ट्रेनिंग होती थी, हार्ड ट्रेनिंग होती थी, पिकटों से ऊपर नीचे आना जाना, तो फिर थे। तो लड़ाई के लिए तो एटमॉस्फेयर बना ही होता है। तो वो जब लड़ाई शुरू होगी तो जवान वर रेडी, क्योंकि मेन है कि जब जवानों को, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑफिसर्स एंड योर कमांडिंग ऑफिसर। वो ब्रेव हैं तो आपके जवान ब्रेव हैं, अगर आपके ऑफिसर्स ब्रेव हैं तो आपके सोल्जर्स ब्रेव हैं। कभी भी ये सोल्जर छोड़कर नहीं भागता ऑफिसर को। हिंदुस्तान की आर्मी के सोल्जर इतने बहादुर हैं, वो कहीं ये आपको नहीं मिलेगा कि जवान जो हैं वो ऑफिसर को या बटालियन को छोड़कर भागे। ये कहीं नहीं, फौज के अंदर नहीं है। हमारे वैसे भी ये था कि कई होता है कोई वन आर्ड कि लड़ाई से मैं मर जाऊंगा, ये डरते कोई होते हैं। तो हमारे सीओ का ये हुक्म था कि जो ये बहादुरों की पलटन है, जो भी कोई भागेगा आप गोली मार सकते हो, जवान उसको गोली मार दो जो भागेगा। आई डोंट वांट कावर्ड्स इन माय बटालियन, आई वांट दिस बटालियन इज अ ब्रेव सोल्जर्स। सो ये लड़ाई लड़नी है, ये देश को आज़ादी मिली है, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ देकर बहादुरी से आज़ादी ली है, तो ये जाए नहीं कहीं ये हाथ से। तो ये ऐसे लेक्चर देकर मोटिवेट करके, तो वो सोल्जर एटमॉस्फेयर बन जाता है फिर वार का। और लोग जवान नहीं लगता फिर उस वक्त। हो सकता है इनिशियली हो थोड़ा बहुत, लेकिन डर लगता नहीं है।
वो दूर हो जाता डर कि। एक आपने मेरे को इंसिडेंट बताया था जिसमें आप अपने एक ऑफिसर की डेड बॉडी लेकर आए थे। यस, वो ऐसा था कि हम अटैक करते करते, हमारी पलटन ने काफ़ी अटैक किए, 7-8 अटैक किए, सक्सेसफुल अटैक हुए हमारे। और भी ब्रिगेड के अंदर, ब्रिगेड का नाम नहीं लूँगा, तो ब्रिगेड के अंदर और भी बड़ी बहादुर पलटनें थीं। तो हम बहुत आगे निकल गए थे। हमारी पलटन ने उड़ी और पुंछ की लिंक किया था। अच्छा। फोर्सेस का। हम उड़ी की तरफ से गए थे, उधर पुंछ की तरफ से फोर्सेस आती हैं, तो वो लिंक किया था। उसके आगे एडवांस करते 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 हम बहुत आगे निकल गए। तो एक हमें आगे जाकर एडवांस करके, तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे, तो फायरिंग फूरिंग चलती थी। हमारी जो पलटन थी उन दिनों में हाजीपुर पास एरिया से होते हुए, बहुत फेमस फीचर है हाजीपुर पास, जो कैप्चर करने के बाद फिर आगे एडवांस किया। तो वहाँ पर उस हमारी वो एक और यूनिट को हुक्म मिला कि वो पाक उधर अटैक करेगी। ठीक है। हमारे बीच में से जाकर आगे अटैक करिए और हम पीछे रहेंगे। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी उस पलटन को। ठीक है। ओके। तो वो पलटन का बहुत नुकसान हुआ, हमारी पलटन का नुकसान हुआ। तो अटैक जो है वो लेट हो गया उस पलटन से। अच्छा। तो उसके अंदर हमें हुक्म मिला, हमारी फलानी कंपनी, हमारी बटालियन की, वो उनको सपोर्ट दे। ठीक है। तो हमारी वो कंपनी कमांडर थे, बड़े बहादुर कंपनी कमांडर थे, उनकी कंपनी को हुक्म मिला, वो आगे बड़े चले गए। एडवांस किया, करते 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 फायरिंग के अंदर उनको ब्रस्ट लगा उनकी छाती में, और वो ही वॉज किल्ड। तो ही वॉज किल्ड। सो हमें पता चल गया कि हमारे फलाने वो मेजर साहब जो कंपनी कमांडर थे, वो उनकी डेथ हो गई है। तो उस वक्त ये होता है कि आपकी बॉडी को एनिमी नहीं ले जाए। अच्छा। दूसरी, हाँ, कि वो ले नहीं जाएं, क्योंकि वो उसका कैसे उसके साथ बिहेव करेंगे, डेड बॉडी के साथ क्या करेंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा सेंटिमेंटल चीज़ें होती हैं वो बड़ी। तो हमारे कमांडिंग अफसर जो थे, उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी को लेकर आओ, रिट्रीव करके लाओ, कैसे भी आप लाओ, कैसे करते हैं, तो किसको भेजें। ये हुआ। तो उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट संधू काफ़ी फिट है, और इसको बुलाओ। मेरे को बुलाया, तो मेरे को बोलो कि आप उनकी बॉडी को, फायरिंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। अच्छा। हाँ जी, तो आप उनकी बॉडी को रिट्रीव करके लाओ, फलानी जगह पर ऐसे ऐसे पड़ी है। तो बंकर था, बंकर के पास पड़ी थी। तो मेरे को बोला आप अपने साथ 2 जवान सेलेक्ट करो, जो चाहते हो उनको लो, आप तीनों जाओ करो। तो मैंने 2 अच्छे तगड़े जवान जो थे, हेल्दी और ब्रेव थे और हौसले वाले, उनको साथ लिया। तो हम करते करते पत्थरों में छिपते छुपाते करते, तो हम गए वहाँ पर, उसकी बॉडी के पास पहुँचे, तो उनको उठाया, उनको कंधे के ऊपर रखा। तो हम तीनों बारी बारी उनकी बॉडी को उठाकर यूनिट में वापस लेकर आए। तो ये वो एक था। तो आजकल हमारा तो थोड़ा सा कुछ इनकन्वीनियंस हो जाता है, हम लोग शुरू हो जाते हैं, हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है। वॉर के टाइम तो हर जगह फियर भी है, एंड यू आर सीइंग डेड पीपल आर फाइटिंग अपने आप में एक ट्रॉमा भरा एक्सपीरियंस होता है। तो एक सोल्जर की मेंटल स्ट्रेंथ मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बहुत स्ट्रांग होती है इच्छता। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ ए ट्रेनिंग। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है फौज की, बहुत सख्त। मेंटली भी स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है। मेंटल और फिजिकल दोनों इंटररिलेटेड है, ये बहुत क्लोजली इंटररिलेटेड है। जब आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो, नहीं तो ऐसे नहीं। हम आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग को हो रहा है, जिसमें बाद में ज्वाइन किया इन्फेंट्री के बाद।
उनका माटो ये है, साउंड माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। अच्छा। शरीर स्वस्थ बुद्धि चेतन, ये माटो है उनका। तो ये जवानों की ये मेंटल सेटअप जो है ये बन जाता है, ये ट्रेनिंग के साथ बनता है। अच्छा। ये जब ये मंथली दरबार होते हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर लेते हैं, उनके अंदर ब्रीफिंग होती है, जवानों को मोटिवेट किया जाता है, कंपनी कमांडर मोटिवेट करते रहते हैं। तो जवान कोई सुबह, जवानों का हमारा फौज के अंदर रूटीन ये है, सुबह पीटी से शुरू होते हैं, शाम को गेम के साथ खत्म होते हैं। दिन के वक्त ट्रेनिंग चलती है, रूट मार्चें चलती हैं। तो ये अच्छा, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं सोल्जर के। यस, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बड़े हार्ड टेस्ट हैं। सोल्जर्स हैव टू पास एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री। तो ये उनको ग्रेडिंग मिलती है। तो यू कैन नॉट कि ये वो फिट है अनफिट है, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी फिट बटालियन एंड तो जो फिट बटालियन है वो मार नहीं खाती। हाँ, तो बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कमांडिंग ऑफिसर एंड द टीम ऑफ ऑफिसर्स। मेरी बटालियन जो थी ये बड़े यंग ऑफिसर और ब्रेव ऑफिसर्स थे। मतलब नहीं कि कोई देख लेते थे जवान के ये साहब आगे हैं तो हम कैसे पीछे। तो ये ऑफिसर्स के ऊपर बहुत इसी तरह आप देखो कारगिल वार के अंदर, हाँ जी, ये जो है कैप्टन बत्रा, दूसरे कितने लड़कों ने जवान शहीदी दी है। ये जो लड़ाई है ना, ये मेजर साहब और उनके नीचे लड़ते हैं लड़ाई। ये लेवल के अफसर लड़ते हैं। कमांडिंग अफसर तो वो बास हो गए ना, फादर फिगर हो गए, तो वो तो डायरेक्शन देने वाले हैं। तो लड़ाई लड़ते हैं कंपनी कमांडर एंड डाउन बिलो ऑफिसर्स। और इंडियन आर्मी का एक यही रहा है, जीत का यही एक रहा है कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत ब्रेव हैं। और उन्हीं की वजह से 62 तो इट वाज वी वर कॉट अनवेयर इन दिस सेंस, तो इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन मे बी। तो 65 और 71 में इट इज बिकॉज ऑफ यंग ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, India has been doing well and winning wars. 99 also Kargil. 99 also Kargil, बिल्कुल, absolutely. Okay, so mentally, physically दोनों fit बहुत फिट होने चाहिए. Yes. Okay. And अभी पीछे इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ था, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो मेरे आसपास बहुत लोग थे जो कहते थे ऐसी सीज फायर कर दी, वॉर कर लेते, एक बॉम्ब उधर मार देते, चीज़ें हो जाती। मुझे पर्सनली लगता है कि वॉर कभी भी सल्यूशन नहीं होती। वॉर सिर्फ तबाही लेकर आती है और सिविलियंस की सबसे ज़्यादा लेकर आती है, इकोनॉमी की भी बहुत लेकर आती है। तो आप तो फौज में थे, आपने वॉर लड़ी भी है, आपको क्या लगता है वॉर एक बेटर सोल्यूशन होता है कि नहीं? वॉर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जब आपके ऊपर थोपी जाए then there is no option, you have to fight war. Yes. तो उससे पहले जितना हो सके कोशिश होनी चाहिए टेबल टॉक के साथ उसका सल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि वार के अंदर बहुत तबाही होती है, बहुत तबाही, देश की तबाही। आप देख लीजिए रशिया और यूक्रेन की वॉर, हाँ, वार आप देखिए क्या हाल है, कितनी तबाही है, बहुत ज़्यादा। men and material and everything is finished. हाँ, उधर आप देख लीजिए इजराइल और हमास की लड़ाई, आप रोज देखते होंगे न्यूज़ के अंदर क्या कंडीशन है, बहुत बुरी। एक जवान या सोल्जर एक शहीद होता है, आप उसके साथ कहते हैं 7-8 फैमिली मेंबर तबाह हो जाती है। एक फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, चाहे वो नहीं हो साथ, इतनी फैमिली मेंबर तबाह हो जाते हैं एक सोल्जर के मरने के बाद। तो ये लड़ाई तो सल्यूशन नहीं है। जितनी हो सके कि ये टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन अगर थोपी जाए देश के ऊपर, देन देयर इज नो ऑप्शन, यू आर टू डिफेंड योर कंट्री। जो आज़ादी इतने बुजुर्गों ने, इतने शहीद भगत सिंह जैसे, ये काले पानी में इतने लोग चले गए हैं, चंद्रशेखर
ये सब इन्होंने ये शहीदियाँ इतनी दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। इनको तो हम जानते हैं, पता नहीं कितने अननोन भी थे, बहुत इतने unknown। हजारों में। Yes, हजारों में, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये तो पढ़ाए जाते हैं, ये तो आते हैं हर इंडिपेंडेंस डे में याद करते हैं, लेकिन देयर आर मैनी पीपल। काले पानी में इंडोबार ने चले गए, वो कहाँ पर मर गए पता नहीं चला लोगों को। और बहुत हैं, लाला लाजपत राय पंजाब में, इसमें इस तरह तो बहुत हैं शहीदियाँ हुई। तो इसलिए दे शुड बी द लास्ट ऑप्शन। वार इज, आई फील, इज ए लास्ट ऑप्शन। इट शुड बी नॉट ए। देश खत्म हो जाते हैं, अकानूनी खत्म हो जाती है, उठते नहीं है देश कई साल बाद में। इतनी तबाही होती। ये पार्टीशन में तो कुछ लड़ाई नहीं थी इंडिया पाकिस्तान की। यू कैन इमेजिन कि कितनी तबाही हुई उस वक्त। तो सर, जो आजकल के बच्चे मोस्टली आर्मी में नहीं जाना चाहते, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि आर्मी में जाना ज़रूरी क्यों है? आजकल क्यों जाना चाहिए आर्मी में लोगों को? आर्मी में बहुत ज़रूरी है। देश के बच्चों के लिए आर्मी में जाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इट टीचेज यू लॉट ऑफ डिसिप्लिन। और जो सिटीजन्स हैं ना, इनको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी वो बात है हमारे शहरियों के लिए, सिटीजन के लिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो हम आजकल माहौल ऐसा है, बहुत कम डिसिप्लिन है। यहाँ मर्जी चीज़ें फेंक देते हैं, इधर जाते हैं, वो नहीं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन आप फौज में सीख सकते हो। नंबर 1 डिसिप्लिन फौज के अंदर। ठीक है। और भाईचारा जो है सिखाती है फौज, बहुत बड़ी चीज़ है जो भाईचारा दिखाती है। फौज जब मैं फौज कहता हूँ ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे तीनों आ जाते हैं फौज के। ठीक है। जो फौज के अंदर जो है, ये एक फौज ही है जिसके अंदर विच इज़ दी फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक फौज है। राइट। तो वो कैसे? जो अगर हमारे पास सिख रेजिमेंट है, हाँ जी, या डोगरा रेजिमेंट है, या राजपूत रेजिमेंट है, या मराठा रेजिमेंट है, जो भी हमारी ऐसे रेजिमेंट है, जो जवानों का रिलीजन है वो ही ऑफिसर्स का रिलीजन हो जाता है। चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, जो मर्जी हो, उसका रिलीजन अपने ट्रुप्स वाला रिलीजन बन जाता है। मिसाल के तौर पर संडे को छुट्टी होती है, तो हर एक जगह छुट्टी नहीं होती, टिकटों में, फील्ड एरिया में नहीं होती, अलग अलग लोग अपनी अपनी पोस्टों पर हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये संडे को जाते हैं। जब अगर जवान हिंदू हैं, चाहे ऑफिसर क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, ही हैज़ टू गो टू मंदिर। ही हैज़ टू गो टू मंदिर। ये उनका वो ही रिलीजन हो जाता है। जवानों का रिलीजन ऑफिसर का रिलीजन बन जाता है। तो ये जो मैं कहता हूँ कि इट इज़ ए, यही एक फौज है जिसके अंदर कोई रिलीजन है भी और नहीं भी। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है, ये सिर्फ फौज में आप सीखते हो। भाईचारा आपस में जो है एक फौज बताती है। जो क्यों फौज बताती है? लड़ाई लगी हुई है, फायरिंग चल रही है, गोलियां चल रही हैं, आपका फौजी साथ वाला इंजर्ड हो गया है, तो आप कंधे पर उसको छोड़ के नहीं आ सकते। आप उसको चाहे कुछ भी है, कंधे पर उठा के, अपना भी वेपन उठाया है, उसको भी कंधे पर उठाया हुआ है। ये चीज़ें फौज ही सिखाती है। इंसानियत सिखाती, फौज ही सिखाती। तो इसलिए अगर जितने से जितने ये फौज के अंदर भेजे जाएं हमारे सिटीजन, वो नंबर 1 डिसिप्लिन सीखेंगे, भाईचारा सीखेंगे, एक दूसरे की हेल्प करनी सीखेंगे। ये बहुत यही तो क्वालिटीज़ हैं जो इंसान के अंदर नंबर 1 होनी चाहिए। और फिर आई थिंक उनके दिमाग में कोई डिवाइड एंड रूल भी नहीं डाल पाएगा, और देश भी बहुत अच्छा आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल। कोई डिवाइड एंड रूल नहीं है उनके लिए। जो जवान का अगर कोई हो जाता, अफसर का जाता, पूरी पलटन वहाँ पर चली जाती। आपने देखा होगा कैसे है। तो ये भाईचारा सिर्फ फौज सिखाती है। तो फौज के अंदर अगर जितने फौजी जो बनाए जाएं हमारे शहरी सिटीजन्स,
तरक्की, देश तभी तरक्की कर पाएगा। ऑनेस्टी अटमोस्ट। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है कि 0%, बट अदरवाइज द ऑनेस्ट टू द कोर, यस। इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, हाँ, ये चीज़ें फौज का थी। ओके। यस। आपने आर्मी में एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आया था, बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी। तो पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए वो है क्या, और उसके पीछे का थॉट क्या था, वो आप लेकर क्यों आए थे? ये आपने या व्यूअर्स ने सब ने सुना होगा, हम स्पोर्ट्स के अंदर कहते हैं कैच दम यंग, या कहते हैं ग्रास रूट लेवल। हाँ जी। यहाँ से बच्चों को पकड़ो, या कैच दम यंग, बच्चों को, छोटी उम्र में बच्चों को पकड़ो। क्योंकि अगर एम किसी का है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना, तो ट्रेनिंग बड़ी छोटी उम्र से शुरू हो जानी चाहिए। हाँ जी। मैं फौज की आपको मिसाल देता हूँ। फौज के अंदर फौजी 19 साल का भर्ती होता है। 19 साल का एज इज ऑलरेडी गॉन। यस। चाइना, बाकी एडवांस कंट्री जो हैं, वहाँ 19 साल के तो वर्ल्ड चैंपियन हैं ऑलरेडी, और यहाँ फौज में आकर शुरू करता है 19 साल का जब भर्ती होता है। पुराने कुछ समय पहले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में फौजी गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया करते थे। अच्छा। वो इसलिए, बिल्कुल, बहुत 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 एग्जांपल्स हैं, तो लाया करते थे। तो वो इसलिए लाया करते थे, दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। चाहे 19 साल का भर्ती होता था, 3-4 साल में हार्ड ट्रेनिंग के साथ, जिसमें जिसमें क्वालिटीज़ हैं, जिसमें है कि ये बनने वाला है, प्रॉमिस है, तो वो लड़के वो जो हैं वो निकल आते थे 3-4 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर वो नेशनल चैंपियन, एशिया चैंपियन लेवल बन जाते थे। अच्छा। तो लेकिन ये भी हुआ, फिर हमारे लड़के जो हैं, हमारे फौज के अंदर बॉयज़ कंपनी होती थी। ठीक है। बॉयज़ कंपनी पहले होती थी अंग्रेज़ों के वक़्त। ओके। उनको बॉयज़ कंपनी होती थी, वो लिंक होता था उसमें। जो बॉयज़ कंपनी थे, 14 साल का बच्चा फौज में आता था। ओके। और 14 साल में ले लो 19 साल तक, जब वो फुल फ्लैज एज उसकी हो जाती सोल्जर बनने की, एनरोल करने की, तो उसको 5 साल हो गए। 5 साल उसको रगड़ा लगता था, पीटी, गेम्स, सारा दिन ट्रेनिंग। तो वो 5 साल के अंदर वो लड़के जिसके अंदर पोटेंशियल है, बनने वाला है, तो वो लड़का 19-20 साल में एशिया लेवल का स्पोर्ट्समैन बन जाता था। तो ये मैंने एक दफ़ा एक्सरसाइज की, एक दफ़ा, कि ये हम कैच दम यंग कहते हैं, या तो हमारे पास निकालो कि ये जो 19 साल के और 14 साल के, जब 19-14 साल के मैंने देखे, 90% स्पोर्ट्समैन, नेशनल चैंपियंस फौज के जो थे, वो एक्स बॉयज़ थे। बॉयज़ कंपनी ना, एक्स बॉयज़। अच्छा। बॉयज़ कंपनी अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा। वो एक्स बॉयज़ होते थे। क्यों? उसको 5 साल वो ट्रेनिंग होगी, उसको टाइम मिल गया, तो उसके बाद वो आके, तो वो उनको थोड़ी यंग एज मिल गई। लेकिन कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आपको 6-7-8 साल से शुरू हो जानी चाहिए ट्रेनिंग। शुरू होनी चाहिए ट्रेनिंग। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो ये ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। तो लेकिन ये 14 साल का बॉयज़ कंपनी वाला है, तो वो आगे चला जाता। तो ये मेरे दिमाग में था कि बॉयज़ कंपनी 14 साल वाले हैं, तो ये कैसे इनको ये स्पोर्ट्समैन, मेरे को ये ऐसे हुआ। 70 में मैं जब जर्मनी में था ट्रेनिंग करने में 1 साल के लिए, अबाउट 8-9-10 मंथ्स के लिए मेरे को कोर्स पर मैं गया। ठीक है। सिविल की तरफ से मैं गया था। आर्मी में कैप्टन था, यंग कैप्टन। तो मेरे को सेलेक्ट हुआ, ऑल इंडिया लेवल बेसिस सिलेक्शन थी। तो मैं भी अप्लाई किया। और उन दिनों में 70 की बात था, उन दिनों में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं होती थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री यूज्ड टू लुक आफ्टर स्पोर्ट्स। ओके। तो आई वाज थ्रू एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंटरव्यू किए, ट्रायल किए। जर्मन गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिए थे इंडियन कोचेस के लिए, तो एडवांस स्टडीज़ के लिए। तो मैं भी अप्लाई किया, तो मैं भी सिलेक्ट हो गया। मैं ऑल इंडिया लेवल पर मैं सिलेक्ट हो गया। हाँ।
तो वहाँ चले गए। वहाँ नॉलेज बड़ा हाई लेवल का नॉलेज था। दो आई वॉज ऑलरेडी ए नेशनल चैम्पियन एंड ट्वाइस आई वॉज नेशनल चैम्पियन ऑलरेडी एंड फिजिकल एजुकेशन था। तो वहाँ पर मैं जब हमें टीच करते थे तो मैं ड्यूरिंग माई ऑफ टाइम तो मैं जाकर इंस्टीट्यूट के अंदर, वो था, इट वाज ए जर्मन एकेडमी फॉर फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स। ओके। हाँ, ये ईस्ट जर्मनी थी उन दिनों में। अच्छा। हाँ, जब बाद में ये यूनाइट हुए तो उसमें मैं जाकर देखता था। तो मैं ये देखा कि हाल के अंदर कोई 40-50 बच्चे, उनकी बड़ी सीरियस ट्रेनिंग हो रही है, कभी म्यूज़िक के साथ, कभी दूसरा, कभी ट्रेनिंग। तो मैं उसको कुछ दिन के लिए वॉच करता रहा। ओके। तो वन डे आई हैपन टू आस्क देयर टीचर हु आर टीचिंग, कुछ कोचेज आर टीचर्स, कि ये बड़ी आप इनको ट्रेनिंग देते हो, तो ये बच्चे व्हाट इज़ देयर एम, आप किसके लिए आप ट्रेनिंग देते हो, ये कौन है, कैसे। तो टू माई सरप्राइज उसने कहा कि ये हमने 20-30 हज़ार बच्चे, हमारे कोचेज एक्सपर्ट्स वेंट अराउंड द कंट्री, क्योंकि 30 जर्मनी छोटा सा मुल्क था, 18 मिलियन पॉपुलेशन थी उन दिनों में। हाँ जी। तो ये 30-40 हज़ार में से ये हमने 40-50 लड़के फाइनली सेलेक्ट किए हैं, स्क्रीनिंग करते 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 इनका एप्टीट्यूड, इनका ये। वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर 80 ओलंपिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years. And they were 10 years in advance, they were preparing for 80 Olympics. Oh. You see the training age of this boy who is being trained scientifically, systematically, being taught under good conditions, environment, and how he will not become a national Asia Olympic champion. Right. And the children of that age in our country are running in streets. Yeah. और burdened with education. तो कैसे होगा, मुकाबला नहीं है ना। तो वो कैच दम यंग वाली बात हुई ना, रियल इशू है ना, कैच दम यंग। हाँ जी। फिर मैं ये मेरे को बढ़ा कि ये ऐसे है, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ेंगे। तो वो बोले 70 मतलब 8, 9, 18, 19 साल का बच्चा हो जाएगा 10 साल के बाद, एंड ही शुड बी ओलंपिक चैंपियन। व्हाई? सो दैट वाज देयर एम, दिस इज हाउ दे विन मेडल। यस। एंड ही टोल्ड भाई, फिर उन्होंने मेरे को और उसने बताया, हमारा ऐसे मैं बात करते 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 अपने इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर के साथ मेरी डिस्कशन हुई कि ये बच्चों की बाबत ये ऐसे है, तो ट्रेनिंग देते हैं। तो उसने, मैं क्या, हाउ मच यू मनी स्पेंड, हाउ योर स्कीम्स लाइक दिस, आई वाज इंटरेस्टेड टू नो। तो उसने बोला कि हम उन दिनों में बात कर रहे हैं, 5 to 6% of the national budget they spent on development of physical culture and sports. Okay. वो स्पेंड करते थे ईस्ट जर्मनी उन दिनों में। ठीक है। और वो ये इतना बजट उनका था, तो मैंने उनको बोला कि यू डोंट हैव अदर प्रायोरिटीज, कि इतना आप इसके ऊपर। वो कहते हैं आवर सिटीजन आर आवर प्रायोरिटी नंबर 1। यस। आवर सिटीजन, हम हर 4 साल के बाद पूरे देश के ऊपर फिजिकल फिटनेस टेस्ट करते हैं। वी टेस्ट आवर सिटीजन्स एवरी 4 years. What is the fitness standard of our countrymen? Oh. So, what is the level? How fit they are? He said, we don't want our citizens should look understaffed, sick, diseased. They will be burden on the nation. They will be liability on the nation. We spent on physical culture, sports, built so they can healthy citizen. We don't want to spend the thing which I was. He told, we don't want to spend money on hospitals and dispensaries. We want to spend on development on physical culture and sports. Yes, because if you are fit, you won't need to go to the hospital. You are burden on your family. You are burden on the nation. You are burden everywhere. You are burden for yourself. तो वो उनका देखो, उनकी अप्रोच देखो उन कंट्रीज की। कितनी अच्छी अप्रोच है। Second time when our citizen out of that our children go up and we spend money, and every time when 200 countries assembled during Olympic Games and our flag goes up
every time. The world knows that flag going up and they bring honor to the nation. Approach देखो, approach उनकी, तो I was totally impressed. तो मैं आया, कुदरती इट सो हैपन, तो मेरे ये था कि कैसे किया जाए, कैसे बॉयज़ कंपनी, तो मेरे को ये हुआ, ये आता था, तो ये कैसे इसको, तो हमारे पास तो फौज के अंदर बॉयज़ कंपनी थी, तो ये भी डिसबैंड कर दी थी। अच्छा। जो बॉयज़ कंपनी थी जिसमें 14 साल का बच्चा, ये डिसबैंड कर दी थी आर्मी ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और मे बी अदर रीज़न। तो ये हो गई थी, तो 19 साल वाला था, 19 साल वाला कहाँ बनेगा वो ओलंपिक चैम्पियन, वो 10 साल पहले की ट्रेनिंग है, ये अभी है। तो वो आता था, तो एक दिन मैं कहाँ था, करता करता मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पोस्ट हुआ, आर्मी इंस्टीट्यूट फिज़िकल ट्रेनिंग, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर उसके बाद मैं आया वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में। तो हमारे आर्मी कमांडर एक आए, जनरल कृष्णा राव, उस वक्त आर्मी कमांडर है, बाद में चीफ बने हैं। तो उनके इट हैपेंड, आई जस्ट met him over he came for a golf. So I happened to meet him and got him a cup of tea, and we were sitting, and he asked, you play golf? I told him, sir, I don't play golf. I have been, what game you have been? I said, I've been playing football and athletics, athlete. I studied in Germany, and like this I told him, given my introduction, first time it was meeting. So he told, why our standard is poor? Okay. General question. General. So I told him, sir, there are many reasons for this. First reason, of course, is the age, I told him. Age, they cannot become soldiers. Then, of course, army के अंदर priority is to train the soldiers for war. To defend the country, sports is next priority. Correct. So I gave him this. So I told him कि सर एज नहीं है फौज के अंदर, 19 साल का नहीं है। तो मैंने बताया कि जर्मनी के अंदर ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं उनको बताया। Okay. तो उनको मैं क्या, ये आप शुरू करवाओ। ये सर, मैं क्या, आप आर्मी कमांडर हैं, चीफ आप बनने वाले, तो आप ये बॉयज़ कंपनी दोबारा रिवाइव करवाओ। बॉयज़ कंपनी, उनका नाम दे देंगे बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट्स के लिए तो करवा। ही सेड यस, इट्स वेरी गुड, आई विल ट्राई। मैं कहा, बाकी अगर स्पोर्ट्स में नहीं बनेगा, एवरीबॉडी विल नॉट बिकम स्पोर्ट्स में। जो नहीं बनेंगे, दे विल प्रूव टू बी वेरी गुड सोल्जर्स, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पीरियड देखो कितना लंबा है। दे विल बिकम वेरी गुड सोल्जर्स फॉर द आर्मी, एंड वी एनरोल देम एज गुड सोल्जर। जो स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे वो भी बनेंगे। तो वो उनको बड़ी वो लगी दिमाग। तो वो जब आर्मी चीफ बने, तो ये बड़ी 81 की बात है, तो पुरानी बात है। तो मेरी भी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा ली सेक्रेटरी आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो मैं भी दिल्ली में चला गया। तो हमारा इंटरेक्शन उनके साथ होता रहा। वो कोशिश करते रहे, बट बड़ी हायर लेवल की बातें हैं, तो वो कोशिश की बात नहीं बनी। तो उसके बाद मैं यहाँ से सेक्रेटरी आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद 82 में एशियन गेम हुई, एशियन गेम इंडिया में हुई थी। तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो उसके बाद फिर मैं एज ए कमांडेंट आर्मी इंस्टीट्यूट पूना में चला गया। तो आर्मी चीफ को मैं मिलकर गया। मैंने बोला, सर क्या मैं ऐसे ऐसे हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप जोर लगाओ बॉयज़ कंपनी रिवाइव करने की। तो उसने बोला ठीक है। तो वो कोशिश करते, मैंने उनको इनवाइट भी किया पूना में इंस्टीट्यूट आने के लिए, एंड आर्मी चीफ केम एंड विजिटेड माय इंस्टीट्यूशन। देन अनदर जेंटलमैन, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, वाज आल्सो वेरी कीन ऑन स्पोर्ट्स। मैं उनको भी मिला, उनको भी बोला कि स्पोर्ट का स्टैंडर्ड ऊंचा करना है तो करना चाहिए, और ये हमें बॉयज़ कंपनी शुरू करनी चाहिए। जो पहले बॉयज़ कंपनी थी, इनका नाम हम दे देंगे बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, शुरू करो। तो उन्हें बोला ठीक है। वो मेरा इंस्टीट्यूशन विज़िट किया, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, तो हमने डिस्कस, वो भी जोर लगाते रहे। ब्रिगेडियर के पी सिंह देव थे। तो ये मैं मिलता रहा, मैं जोर लगाता रहा सबके साथ। तो फिर वो उसके बाद उन्होंने भी जोर लगाया।
he was that time president rowing federation of India also. He was associated with sports, deputy defense minister Mr. K. Singh Dev. So उसके बाद बने जनरल रॉड्रिक्स, जो बाद में चीफ बने, ये हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग थे। तो इनको साथ भी मैंने ब्रीफ किया कि सर बॉयज़ कंपनी मैं लगा रहा। तो ये जनरल कृष्णा रिटायर हो गए, के पी सिंह देव थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री और जगह चले गए। जनरल रॉड्रिक्स को मैंने ब्रीफ किया, ये भी चीफ बन गए। तो मैं एज ए चेयरमैन आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बन गया। ठीक है। तो ये इनके साथ मुलाकात हुई, तो मैंने बोला सर अभी रादर ही टोल्ड मी कि मैं अभी आर्मी चीफ हूँ, तुम चेयरमैन हो, लेट्स ट्राई दैट बॉयज़ कंपनी थिंग। नाउ ही वॉज वेरी कीन ऑन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द आर्मड, बिकॉज आर्मड सोल्जर्स के साथ बाद स्पोर्ट्स एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है सोल्जर्स के लिए, कॉमरेडरी, वननेस, उनके साथ कंपटीशन स्पिरिट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स सोल्जर्स के लिए, एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री टू फिटनेस स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो होनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। रिक्रिएशन, जब ये टायर्ड सिक और स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, बहुत आपस में यूनिटों का बड़ा टफ कंपटीशन होता है। हाँ, तो वो जोर लगाते रहे। तो मैंने उनको बताया कि वहाँ पर मैन पावर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं सर आई विल टॉक टू, मैंने ऑलरेडी स्टाफ ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी मीटिंग कर चुका था एज ए चेयरमैन आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल। उनके साथ मीटिंग की, मेरे को जानते थे सम हो, तो मैं उनके साथ मीटिंग की कि बॉयज़ हम ऐसे करते हैं, आपकी स्कीमें फेल है, राइट, हम जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं एज ए जॉइंट वेंचर, हम लड़कों को रखेंगे, सब ट्रेनिंग पार्ट हम करेंगे, कोचेस आप दो, पैसा आप दो। तो मैंने पैसा आप दो, तो हम शुरू करते हैं फौज के अंदर ये एम इज़ वन, सो दैट इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करें हम। तो वो बात करते 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 मैं, मेरी मीटिंग एक डीजी और उसके डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हुई, मिस्टर पांड्या थे, तो उनको मैंने कन्विंस कर लिया। तो मैं अपने बॉस को आर्मी हेडक्वार्टर में कर लिया, चीफ को कर लिया। तो ये मैं आपको टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैं 91 में हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी 91 में शुरू कर दी इंडियन आर्मी। पैसा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने दिया और वो अभी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और गिविंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे आर गिविंग। तो इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है इन बच्चों की? बच्चों की उसी तरह टेस्ट होते हैं, छोटे 14 साल के 13 साल के टेस्ट होते हैं अलग अलग। ये टीम, आर्मी की टीम जाती हैं, अच्छा, तो सिलेक्ट करती हैं जिनमें एप्टीट्यूड है, अच्छे भागने वाले, उनको सेंटरों के रेजिमेंटल सेंटर्स हैं हमारे, उनके अंदर ले आते हैं। वहाँ उनकी एजुकेशन भी होती है, आर्मी एजुकेशन कोर के हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो उनको टीच करते हैं, और उनकी फौजी ट्रेनिंग भी होती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी होती है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है जॉइंट वेंचर, हाँ, तो वो देते हैं, और ये लड़के चल रहे हैं, बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है। ओके सर, आपने लीडरशिप भी बहुत निभाई है, मतलब यू हैव लेड टीम्स अक्रॉस श्रीलंका, यूएसएसआर, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो जब फॉरेन कंडीशंस में टीम अंडर प्रेशर होती है, तो आप कैसे एथलीट्स को फिर मोटिवेट करते हो? एक तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब ये प्लेयर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर, उनको पूरी ट्रेनिंग के वक्त टैक्टिक्स, उनके स्ट्रेटजीज ऑफ द प्ले, ये तो कोच सिखा देते हैं। तो बाद में जिस वक्त तो टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट के अंदर व्हाट माई यूज टू बी बीइंग ए आर्मी मैन, वेयर व्हेन एवर आई टुक द इंडियन टीम्स अब्रॉड, तो मैं उनको, प्लेयरों को कोच की ब्रीफ करने के बाद मैच से पहले,
अगर इवनिंग को हमने मैच खेलना है, इन द मॉर्निंग वी यूज टू हैव टीम मीटिंग्स जनरली। तो टीम मीटिंग के अंदर कोच यूज टू टेल हाउ यू आर टू प्ले, हाउ अदर टीम, हाउ दिस थिंग। सो आई यूज टू टेक 5 minutes from the coaches and I used to tell them stories of the war. मैंने एक दफ़ा 2-3 दफ़ा ऐसे बताया कि यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू आर वेयरिंग इंडियाज फ्लैग एंड whole country is watching you playing on the TV and you see whole country is watching. Wherever in the war a soldier is fighting for the country, who sees him? Yes, he gives his life behind a stone or a boulder. He is there and gets a shot and dies and he is killed. Nobody knows him. हाँ, कोई भी नहीं जानता, correct. So here the whole country is watching you playing and you cannot win a match. How can you lose? You are to give it your best. Yes. And the entire your training depends on this 1.5 hour which you play, right? And you have to give your best. You cannot lose. You have to win. So I used to give them a bharoe josh in the players and that was my way of motivating them for the बहुत मोटिवेशनल स्पीच है। मेरे को भी ऐसे अंदर से हो रहा है कि मुझे भी अब कुछ तो करना ही है। हाँ, yes. So this is how I used to treat them. Yes. सर, आप 2 times नेशनल डीकैथलॉन चैंपियन हो और आप पंजाब स्टेट से फुटबॉल प्लेयर भी हो, और जब इंडिया एशियन गेम्स 1962 में जीता था फुटबॉल में, तो आप उस कैंप का भी हिस्सा थे। और इवन तो एक मूवी भी आई है अजय देवगन सर की, मैदान के नाम से, जो 62 फुटबॉल एशियन गेम्स गोल्ड की बात करती है। तब भी लोगों को नहीं पता कि इंडिया फुटबॉल में कभी जीती थी, या फुटबॉल एज अ स्पोर्ट अब इतना नहीं इंडिया में माना जाता। तो पहले तो बताओ वो कैंप का एटमॉस्फेयर कैसा था? ये कैंप का एटमॉस्फेयर इट वाज वेरी गुड। मैं जैसे पहले भी बताया है कि मैं कैसे कैंप में गया, नेशनल कैंप में गया, और 82 में इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये जो हमारी टॉप की गेम्स हैं ना, फुटबॉल, हॉकी, ये पीछे पिछड़ गई हैं। ये देर आर सो मेनी रीजंस, मे बी मिसमैनेजमेंट बाय रिस्पेक्टिव फेडरेशंस, मे बी अदर रीजंस के इनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती इन गेमों को। इन गेमों में पैसा नहीं है इतना, क्योंकि 2 चीज़ें मोटिवेट करती हैं प्लेयर को या एनी इंडिविजुअल को, मनी और ग्लैमर। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है, इनमें नहीं है। हाँ जी, ये क्रिकेट के अंदर है। आप मैं बताता हूँ, आप या मेरे को पूछोगे कि क्रिकेट कैसे इतना करके, ये दोनों चीज़ें उसमें है, इसमें नहीं है। तो ये फुटबॉल जो है, इतना अच्छा स्टैंडर्ड था इंडिया का। मैं देख रहा था 51 एशियन गेम में इंडिया वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन गेम्स। 51 एशियन गेम्स इंडिया वाज गोल्ड मेडलिस्ट। 56 इंडिया वाज 4th इन ओलंपिक्स। 56 मेलबोर्न ओलंपिक्स इंडिया वाज 4th इन फुटबॉल। और उसके बाद 82 में इंडिया वाज अगेन 62 इंडिया वाज जकार्ता एशियन गेम, इंडिया वाज फुटबॉल चैंपियन। जर्नैल बहुत टॉप क्लास प्लेयर थे, चूनी गोस्वामी, पीके बैनर्जी, जर्नैल सिंह, क्या क्या इतने टॉप के। उसके बाद ये बैजंग भूटिया आया, सुनील छेत्री आया, हैं, ये अभी यंगस्टर्स प्लेयर अभी खेलते हैं अभी क्या। तो इसलिए अभी इनको तो देना चाहिए। उस वक्त क्लब कल्चर होती थी उन दिनों में, जैसे मैंने बताया अभी भी हैं। वैसे बंगाल के अंदर 3 क्लब्स हैं, मैंने पहले जैसे बताया। हाँ, 3 क्लब हैं, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, बड़ी टॉप की क्लब्स हैं। इसी तरह पंजाब में होती थी, ख़त्म होगी। JCT फगवाड़ा, लीडर्स क्लब जलंधर, पंजाब पुलिस, BSF, इनकी बहुत तगड़ी फुटबॉल की मैं खेलता रहा हूँ। कॉलेज डेज में इनके साथ जाकर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट्स, तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। तो ये
पता नहीं इनको आहिस्ता आहिस्ता ये मिसमैनेजमेंट है, ये क्या गेम्स, बड़े बड़े अच्छे इनके प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रिया रंजन दास मुंशी था हमारे वक्त प्रेसिडेंट, ये बंगाल के थे, तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। हैदराबाद पुलिस के बड़े अच्छे फुटबॉलर टॉप के होते थे। अच्छा। तो ये अभी वो हो गया। हॉकी का इसी तरह था। हॉकी तो हमारी नेशनल गेम थी। कब से है? जब ध्यानचंद था तो कितने गोल किया, आप दो सुनते उसकी हॉकी में मैग्नेट थे कि क्या था वो, इतना टॉप क्लास। अभी उनका आने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स डे, उनका जन्मदिन का नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अच्छा। ध्यानचंद का। हाँ, तो इसलिए ये ध्यानचंद हुआ, रूप सिंह हुआ, बलबीर सिंह उसके बाद हुआ, अजीत कितने कितने स्पोर्ट्समैन। ये देखो मैं आपको बताऊं, शायद ये संसारपुर में एक विलेज ने 6 ओलंपियन पैदा किए हैं, एक गांव ने। हाँ। संसारपुर गांव ने 6 ओलंपियन पैदा किए हैं। और इसी तरह फुटबॉल में थे इंदर सिंह, जरनैल सिंह, ये मालपुर के होते थे। तो लाइक इस तरह वो ट्रेडिशन जहाँ भी हो ना ये निकलता है। लेकिन ये मिलनी चाहिए, ये गेमें जो है ना पॉपुलराइज करनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर। बिकॉज हॉकी के लिए तो हॉकी हमारी नेशनल गेम है, तो आई थिंक उसको और ऊपर करना चाहिए। एंड इंडिया वाज वेरी गुड एट हॉकी। और फुटबॉल तो इंटरनेशनली भी बहुत खेली जाती है। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गेम इज फुटबॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इस वक्त नंबर 1 गेम जो है ये फुटबॉल है, सॉकर है। बहुत है। आप मजा देखो, फिटनेस लेवल देखो फुटबॉल प्लेयर की। 90 मिनट ही इज टू प्ले, 90 मिनट कैसे ये गेम के अंदर फुटबॉल प्लेयर्स, टॉप फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर ए फुटबॉलर। आपने मुझे ये भी बताया था कि इंडिया हॉकी में भी एक गोल्ड जीती हुई है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताई थी, वो बताओ। हॉकी गोल्ड तो इंडिया बहुत देर से जीत आ रहा है। हाँ, जब ध्यानचंद वाज कैप्टन, रूप सिंह वाज विद हिम एंड दे वर ऑल देयर, बलबीर सिंह वाज देयर। तो ये है कि ये इंसिडेंट ऐसा है, ये मेरे को सरदार बलबीर सिंह हिमसेल्फ हैज टोल्ड मी दिस। हाँ, सरदार बलबीर सिंह ने बुक भी लिखी है, हैट्रिक, गोल्डन हैट्रिक। तो ये he was captain of the Indian hockey team 1948। 48 में ओलंपिक्स वर इन इंग्लैंड, इन लंदन। ठीक है। तो ऐसा था कि हॉकी 47 में इंडिया आज़ाद हुआ। हाँ। और 48 में ओलंपिक्स ब्रिटिशर्स के साथ उधर ही, हैं जी, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर। और इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच, हॉकी मैच इन फ्रंट ऑफ देयर पब्लिक, एंड इंडिया डिफीटिंग इंग्लैंड in their fields after winning the independence. And you can imagine Indian flag is going up, winning a gold medal in front of their own people. Yes. What could be the atmosphere at that time? बताओ। Exactly. It is such a, लोगों को पता नहीं है, नहीं पता कि 1 साल बाद, आज़ादी के बाद इंडिया उन्हीं के सामने, उन्हीं के ग्राउंडों में उनको बीट करके गोल्ड मेडल जीता। Yes. कितना प्राउड मोमेंट। हाँ, बिल्कुल। तो 48 में जीता, फिर 52 में हेलसिंकी 50। तो ये इस तरह इंडिया का हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रहा। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये रूल चेंज हो गए, ये एस्ट्रोटर्फ आ गई, पहले ग्रास होती थी, ये आर्टिस्टिक हॉकी होती थी, रियल हॉकी थी। तो इस तरह फिर वी कुड नॉट कैच अप। हाँ, इंडिया कुड नॉट। हाँ, दे शुड हैव। नाउ इट इज़ अ मोर हिट एंड रन गेम देन इट इज़ ए आर्टिस्टिक हॉकी जो खेला करते थे उस वक्त ध्यानचंद, बलबीर सिंह और दोस्त। इवन दो संदीप सिंह जी बहुत फेमस हुए हैं उसके साथ। हाँ। उसके बाद फ्लिकर सिंह बोलते हैं उनको हॉकी में। यस वो तो अभी वाले जो है ना। हाँ, यस उन्होंने भी बहुत नाम बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी लेटली दे हैव डन वेरी वेल। बड़े अच्छे प्लेयर पंजाब गवर्नमेंट इज़ डूइंग ए लॉट नाउ। क्योंकि जैसे है कि मैं देख रहा था कि ये कुछ पुराने स्टेडियम इन्होंने रेनोवेट बड़े किए हैं। रेनोवेट कर रहे हैं और नए स्टेडियम और बना रहे हैं। ओके। लेकिन ये है कि
कल अकेले स्टेडियम आर नॉट गोइंग टू विन द मेडल्स. Yes. You are to motivate the people, children to come to the stadium Yes. To play this to sport. play the sport. Yes. वरना हम लोग ज्यादा ये- क्रिकेट की तरफ हाँ, जानते हैं. तो अभी ये ज़्यादा क्रिकेट की तरफ है, जैसे मैंने बताया कि मोर हाँ ग्लैमर एंड मनी बहुत ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट. तो ये दूसरी गेमों को भी प्रमोट करना चाहिए. हाँ जी. हाँ, पेपरों के अंदर स्पेस मिलनी चाहिए, टीवी पर स्पेस मिलनी चाहिए. Yes. क्योंकि बच्चे जो जिसको देखेंगे ना, इट इज़ ए हीरो वर्शिप. Yes. ये बच्चे उनको देखेंगे तो वही बनना चाहेंगे. Correct. तो जब वो है ही नहीं, दे आर मिसिंग, फुटबॉलर्स आर मिसिंग, हॉकी प्लेयर्स आर मिसिंग, तो वो किसको देखेंगे? वो कैसे बनेंगे? ध्यानचंद, बलबीर सिंह हैं, कैसे बनेंगे वो? ये होता है बिकॉज मुझे याद है दिलजीत की पिक्चर आई थी सूरमा, संदीप सिंह जी के ऊपर, हॉकी के ऊपर, और मेरे घर के बहुत बच्चे थे जो वो देखकर हॉकी लेकर खड़े हो गए थे कि हमने अब हॉकी खेलनी है. यस यस, बस वही है, बिकॉज इट गॉट ग्लैमराइज्ड. एग्जैक्टली. हाँ जी. आप 20 इयर्स पीसीए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ भी रहे हो. 20 इयर्स में वहाँ पे पंजाब स्टेडियम स्पेशली मोहाली में बहुत इंटरनेशनल और हिस्टोरिकल मैचेस हुए हैं. उनमें से एक है इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल 2011 वर्ल्ड कप. तो वो कैसा होता है, मतलब उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि हम सबको पता है इंडिया पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मैच की व्यूअरशिप होती है, या लोग सबसे ज़्यादा पागल उसके लिए होते हैं. तो हाउ इज इट? ये मैं अपने रिटायरमेंट के बाद मैं इधर आ गया बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. तो और भी बहुत इंटरनेशनल मैचेस करवाए. हाँ, लॉट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस हुए वहाँ पर. 2008 में आईपीएल भी शुरू हो गया. तो वो भी था. तो ये जो इंडिया पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान को हमेशा एज ए दूसरी तरफ से देखते हैं. हाँ, कि अपोनेंट किस तरह का अपोनेंट है, नॉट फ्रॉम ओनली योर स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इज ए राइवलरी, वो उस तरह से. तो ये एक वर्ल्ड कप सेकंड सेमीफाइनल एंड पंजाब के अंदर, बिकॉज पंजाब इज वेरी नियर टू पाकिस्तान. तो और बहुत स्पेक्टेटर्स आना चाहते हैं पाकिस्तान से. पहले भी मैच हुए इंडिया पाकिस्तान के, तो स्पेक्टेटर्स बहुत आते थे वहाँ पर, गाड़ियों से, कारों से आते थे. तो ये इस वक्त भी ये इसलिए ज़्यादा हुआ, एक तो वर्ल्ड कप था और दूसरा ये हुआ दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स थे आए. हाँ जी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर केम, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर केम विद देयर कैबिनेट कोलीग्स. वो आए. जब वो प्राइम मिनिस्टर दोनों कंट्री के आए, देखने के लिए आ रहे थे, पूरी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो गई, पूरे बॉलीवुड वाले इकट्ठे हो गए. तो लॉट ऑफ इट वाज ए, तो ऑर्गेनाइजिंग ए मैच एट दैट लेवल, इट वाज ए वेरी वेरी चैलेंजिंग. तो बट गॉड्स ग्रेस हमने पूरा बंदोबस्त बहुत किया. सिक्योरिटी वाज ए बिग टास्क. तो हमारी मीटिंग्स बहुत होती रही विद पंजाब गवर्नमेंट. उन्होंने बहुत, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की. हाँ, दे हैव टेकन ए लॉट ऑफ लोड सिक्योरिटी विद सिक्योरिटी एजेंसीज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी और that side. I was in touch with the Pakistan High Commissioner daily basis then like this, क्योंकि उनका आना जाना करना, तो ये lot of things were there to be coordinated, plus ground के अंदर organize करना उसको. तो ये it was a big task. तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गई कि नेक्स्ट डे मैच था, तो आज रात को हमने पूरा सेटअप किया हुआ था अगले दिन के लिए, और रात को थंडर स्टॉर्म और रेन आ गई पूरी. और ये रात के 1-2 बजे थे. तो सब कुर्सियाँ इधर उधर उड़ गई और सब कैमरे वैमरे सब ये हुआ. तो होल नाइट वी वर अरेंजिंग दैट एंड कुर्सियों को सुखा रहे हैं, ये दा रहे हैं. तो ब्रीफिंग माय प्रेसिडेंट, ही वाज आल्सो देयर. तो हम पूरा सर्वे करके, तो इट वाज ए टास्क, बिग टास्क, बट वी नॉट ओनली दिस थिंग, एग्जैक्ट टाइम पर हमने मैच शुरू करवा दिया. ग्राउंड वाज मेड फिट एंड करा दिया. It was a lot of people outside, inside.
राहुल सब घूम रहे थे स्टेडियम के अंदर। अच्छा। हाँ, पता नहीं कहाँ, लॉट ऑफ VVIPs, पता नहीं हुज हु। इट वाज ए बिग चैलेंज, इट वाज ए वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉर मी एज ए CEO ऑफ द एसोसिएशन। ओके सर, आपने पार्टीशन देखी एज ए यंग बॉय, आपने फिर वॉर में पार्टिसिपेट किया, आप स्पोर्ट्स भी बहुत खेले, आप लीडरशिप में भी हो 20 ईयर्स से एज द CEO। तो अगर हम सबको इनको कंबाइन करें और मैं आपसे ये पूछूं कि आपके हिसाब से ट्रू पेट्रियोटिज्म क्या है, तो वो क्या होगा? पैट्रियाटिज्म, देशभक्ति जो है, ये तो इनबॉर्न क्वालिटी है, नंबर 1। लेकिन ये है, ये भरी भी जाती है। ये लोगों को देशभक्ति विद योर मोटिवेशनल टॉक्स, ये देश के अंदर भरी जाती है। और ये होनी चाहिए सिटीज़न के अंदर। ये हमारे, मैं कहूँगा कि हमारे लीडर्स हैं आजकल, जिनको देशभक्ति कि खुद भी देशभक्ति उनमें भी होनी चाहिए, और तभी वो लोगों को सिखा सकेंगे कि खुद देशभक्ति खुद में है, तो तभी अपने मासेस को बता सकेंगे। तो देशभक्ति सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आज़ादी को बरकरार तभी कर सकते हो आप ट्रू देशभक्त हो। तो मैं ये अभी ये है इंडिपेंडेंस डे भी है, तो मैं मेरा ये सब लोगों से यही, या जवानों के साथ या सिटीजन के साथ जो यूथ हैं यहाँ, यही है कि आप ये आज़ादी बहुत कुर्बानियाँ देकर इंडिया ने ली है। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें, फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ के आप अपनी एनर्जी लगाएं, और अपनी यू आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन टुमारो। आपके ऊपर आंखें हैं देश की, तो आपको अपने सारी ये बिकरिंग, इन फाइटिंग, इसको ख़त्म करके हैं, और अपनी करेज, अपना फिजिकल फिट हो, तगड़े हो, बर्डन नहीं बनो देश के ऊपर, लोग अपने फैमिली के ऊपर हैं, तो आप अपना देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर आने के लिए कॉर्स कॉर्नर पे, और हमें इतनी बातें बताने के लिए। मेरे को पार्टीशन के बारे में भी रियल केसेस नहीं पता थे, आपने वो भी बताया, और स्पोर्ट्स के बारे में भी कितना कुछ है जो बिल्कुल नहीं पता था। फौजी होना क्या होता है ये भी बताया। थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम निकालने के लिए। थैंक यू इशिता, माय प्लेजर, थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चीयर्स।